Students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor Accountancy. बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस क्लेम के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक इंश्योरेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने बात की थी कि हम कई सारे स्टेप्स में इसको स्टडी करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा था। हमने देखा जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर था, दैट बैलेंसिंग फिगर वो क्या था हमारा, जिस दिन आग लग जाती है आपके गोडाउन में या जहाँ भी आपका स्टॉक था उस दिन आपके पास उस स्टॉक का वैल्यू कितना था। इट मीन्स स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, है ना, उसी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था और वो हमारा बैलेंसिंग फिगर था। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब जो हम आगे इसकी बात करते हैं स्टॉक इंश्योरेंस में स्टेप 2 की, तो देखिए स्टेप 2 में हमको क्या कैलकुलेट करना है। कई बार क्या होता है बच्चों कि आग लगी आपके गोडाउन में, ठीक है, लेकिन सारा का सारा माल नष्ट नहीं होता है। कई बार कुछ सारा का सारा डिस्ट्रॉय होने की जगह कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि सेफ रह जाते हैं, तो हम उन्हें सैल्वेज्ड स्टॉक कहते हैं, यानी कि बचाया हुआ स्टॉक या जिसको हम बचा लेते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो स्टॉक यूजलेस है। इंश्योरेंस कंपनी उस स्टॉक को अपने पास कभी भी नहीं रखती है। आपका जिस दिन फायर हुई, ठीक है, फायर अकर हुई, आग लगी, उस दिन पर जितना भी स्टॉक था उस स्टॉक में से इस सैल्वेज स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है और एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इस लॉस ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करती है, देन उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स करती है। ठीक है, तो आवर स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में माल की हानि। तो माल की हानि निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने की तिथि पर जितना भी हमारा स्टॉक था। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारा जो भी आ रहा है उसे हमने लिया, इसमें से हम लेस कर देते हैं सैल्वेज्ड स्टॉक। सैल्वेज्ड स्टॉक, सैल्वेज्ड स्टॉक का मतलब है बचाया हुआ स्टॉक। ठीक है, तो आप इसे लेस कर दीजिए और अब आपका जो भी आएगा दैट वुड बी लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये हमारा स्टेप 2 हो जाता है, जिसमें हमें लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना होता है। तो स्टेप 1 में तो आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। आपका जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन आपकी आग लग जाती है गोडाउन में, ठीक है, उस ड्यूरेशन में आपके पास जो भी परचेजेस थे, सेल्स थे, ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जो भी आपके पास उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, आपका जो भी उसमें प्रॉफिट का रेट था, मैंने आपको कॉस्ट और सेल्स दोनों पर उसे कन्वर्ट करना सिखाया था। उसके बेसिस पर आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। देन सेकेंड स्टेप में हम इसमें से सैल्वेज स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। देन थर्ड स्टेप, अब बच्चों स्टेप 3 में हमको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है जिसके लिए सारा काम किया जा रहा है, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में हम कितने अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं, हमें कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिइम्बर्स हो जाना चाहिए। अब आप एक बात कहेंगे कि मैम जितना लॉस हुआ सारा का सारा लो इंश्योरेंस कंपनी से, हम ये क्यों चाहेंगे कि हमें 2 लाख का लॉस हुआ तो हम 150 का ही क्लेम करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम यही चाहेंगे कि अगर हमें 2 लाख का लॉस हुआ तो हम पूरा का पूरा 2 लाख रिकवरी करें इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन बच्चों इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करती। अगर आपके गोडाउन में जितना भी स्टॉक था, ठीक है, मतलब इंश्योरेबल स्टॉक जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता था, जिसका इंश्योरेंस होना चाहिए था, बीमा योग्य राशि, बीमा योग्य स्टॉक, अगर आपने पूरा स्टॉक आपका इंश्योर्ड है, आपने पूरे का इंश्योरेंस करा लिया है, तो फिर उसके बाद बीमा कंपनी इस चीज़ के लिए तैयार है कि जितना आपका लॉस हुआ उतना टोटल अमाउंट आपको पे कर दिया जाए। उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट होती है, प्रॉब्लम होती है जब आपके पास इंश्योरेबल स्टॉक, तो सपोज़ कीजिए 20 लाख का था, ठीक है, मेरे गोडाउन में 20 लाख का स्टॉक है और मुझे 20 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया,
क्योंकि जितना ज़्यादा मैं स्टॉक लूँगी मुझे प्रीमियम भी उतना ही पे करना पड़ेगा। दूसरा, हो सकता है मेरे इतने अच्छे सिक्योरिटीज़ वो हों कि आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, तो इसे सोचकर, ठीक है, या फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, रिस्क फैक्टर कम होने की वजह से, कोई भी रीजंस इसमें हो सकते हैं, मैंने सोचा कि मैं 20 लाख की जगह केवल 10 लाख का ही इंश्योरेंस ले लेती हूँ, है ना। तो उस कंडीशन में अगर बाई चांस कोई लॉस हो भी जाता है तो मैं उसकी रिकवरी कर पाऊँगी। अब मैंने 20 लाख में से 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एक ही गोडाउन में सारा माल रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि आपने केवल 50%, 20 में से 10 का लिया, आपने केवल 50% का इंश्योरेंस लिया है, तो उस कंडीशन में आपको जो पेमेंट होगा ना, वो पेमेंट भी 50% का ही होगा। जिस रेशो में आप इंश्योरेंस लेते हैं उसी रेशो में आपको पेमेंट किया जाता है। इसे बोला जाता है एवरेज क्लॉज, औसत वाक्य लागू होना। औसत वाक्य यानी कि एवरेज क्लॉज। कंपनीज क्या करती हैं, आपकी इस टेंडेंसी को डीमोटिवेट करने के लिए कि आप अपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस न कराकर पार्शियल इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए कंपनीज अपनी पॉलिसी में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल करती हैं। एवरेज क्लॉज यानी औसत वाक्य। औसत वाक्य यही कहता है कि आपने जितना % माल का इंश्योरेंस करवाया है ना, इंश्योरेंस कंपनी भी उसी रेशो में आपको पेमेंट करेगी लॉस में। उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो अगर आपका सपोज़ कीजिए इंश्योरेबल अमाउंट 20 लाख रुपीज़ का था और आपने पूरा 20 लाख का इंश्योरेंस करा लिया, तो आपका जितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है ना, इसका पूरा पेमेंट आपको कर दिया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर उस कंडीशन में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, और एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होने की कंडीशन में हमें अमाउंट ऑफ क्लेम दोबारा से कैलकुलेट करना होगा। आई होप आपको समझ आया। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे। इफ़ फुल स्टॉक इज इंश्योर्ड, अगर पूरा का पूरा स्टॉक आपने इंश्योर करवा रखा है, फुल स्टॉक इज इंश्योर्ड, देन लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम। तो हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक है यही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ पार्शियल स्टॉक इज इंश्योर्ड, आई एम सॉरी, is insured, then average clause जैसे मैंने आपसे बोला औसत वाक्य है ना, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। एवरेज क्लॉज को हिंदी में बोला जाता है बच्चों औसत वाक्य। तो या मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, इफ़ इंश्योरेबल स्टॉक यानी जिसका इंश्योरेंस होना चाहिए था, इफ़ इंश्योरेबल स्टॉक इज ग्रेटर देन इंश्योर्ड स्टॉक, यानी कि बीमित स्टॉक से ज़्यादा है बीमा योग्य स्टॉक, तो फिर उस कंडीशन में भी एवरेज क्लॉजेज एप्लीकेबल। तो उस कंडीशन में भी हमारा AC एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब इस कंडीशन में हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम क्या हो जाएगा, तो फिर इस कंडीशन में देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम, इसको हम प्रोपोर्शनेट कर दें। इसका फॉर्मूला लगाने देने का सबसे अच्छा तरीका है 2/1 इंटू इंश्योर्ड अमाउंट, यानी कि आपने स्टेप 1 किया, आपने स्टेप 2 किया। स्टेप 1 में हमने किया था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है, हमने इसकी कैलकुलेशन की थी स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमने लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीमित राशि इंश्योर्ड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 2/1, स्टेप 2 अपॉन स्टेप 1, है ना। आई एम सेइंग दिस, स्टेप 2 का मतलब है लॉस ऑफ स्टॉक अपॉन स्टॉक 1 मतलब है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लीजिए, और लर्न करने के लिए बेस्ट तरीका है। तो आपने जितना भी अमाउंट इंश्योर किया है, बीमा लिया है, उस बीमित राशि को हम इस रेशो में बांट देंगे, और फिर जो आएगा वही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। क्लियर बच्चों, होप सो आपको समझ आया।
तो इस तरीके से ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम अपना अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक इंश्योरेंस का। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त कि हमें प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पर दिया है या सेल्स पर। मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 हो जाएगा, अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का 1/4 हो जाएगा, अगर कॉस्ट का 2/3 है तो सेल्स का 2/5 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ हमें उसको, जैसे आप लोग 11th-12th में छोटी छोटी क्लासेस में करते थे ना, 100/100 + 25, 100/100 - 25, नॉट लाइक दैट। आपको वैसे नहीं करना, आप सीधा कीजिए। देन हम जब स्टॉक इंश्योरेंस का क्वेश्चन आएगा हम इन स्टेप वाइज चलेंगे और अपना अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेंगे। A fire occurred on 30th June 2018 in the godowns of राधिका ट्रेडिंग कंपनी। राधिका ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन में 30 जून 2018 को आग लग जाती है। बुरी बात है, नॉट अच्छी। देन द रेट ऑफ जीपी इज़ 25% ऑफ कॉस्ट। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो जीपी की रेट है दैट इज़ 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का 1/4 तो सेल्स का 1/5। अब हमें जो रिक्वायरमेंट होगी ना हम उस अकॉर्डिंग से कन्वर्ट कर लेंगे। स्टॉक सेल्विश्ड वॉज वैल्यूड एट ₹36,000 और जो बचाया गया स्टॉक है वो 36,000 का है। एसरटेन द क्लेम टू बी लॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। अच्छा, इसके लिए कितना क्लेम किया जाएगा? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, वेजेस, परचेजेस एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, टू डेट ऑफ फायर, गुड्स यूज्ड बाय राधिका मीन्स प्रोप्राइटर एट कॉस्ट 40,000 विच वॉज टू बी एडजस्टेड। है ना, राधिका जो थी, जो प्रोप्राइटर हैं इसकी, उन्होंने 40,000 के गुड्स का यूज़ किया। तो ड्राइंग्स हो जाते हैं ये। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालता है तो वो ड्राइंग्स हैं और ड्राइंग्स को हम परचेजेस में से लेस कर देते हैं। पढ़ के आए यहाँ पे 11th-12th में ये सारी एडजस्टमेंट, सिंपल सी एडजस्टमेंट्स हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि किस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये तो मुझे समझ आ रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है, लेकिन दूसरी चीज़ आपको जो समझ आनी चाहिए, इसने जो भी हमसे कहा है स्टॉक की बात कर रहा है। इंश्योरेंस में स्टॉक की जब बात की जा रही है तो इसका मतलब स्टॉक इंश्योरेंस हुआ। स्टॉक इंश्योरेंस होते ही आपके दिमाग में फिर क्लिक होना चाहिए कि भाई 1 2 3 स्टेप्स हैं, उन 3 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। 3rd स्टेप अगर ज़रूरत हुई तो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 में क्या है, हमें क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल। अब मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलूँगी तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 2018 है, 18 टू 30 जून 2018। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर और 2018 में 30 जून को आग लगी है, तो बस उसी दिन तक बनाया जाएगा ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, बनाते हैं हम यहाँ पर डेट्स तो मेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट पर्टिकुलर्स अमाउंट से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें, बिल्कुल दिया है 2,40,000। ठीक है, फाइन। देन उसके बाद इसमें परचेजेस, अब परचेजेस को हम इनर कॉलम में लिख दें क्योंकि उसमें से हमें एडजस्टमेंट करना है ड्राइंग्स का। हमारी परचेजेस कितनी है, 5,55,000। इसमें यहीं पर आप लेस कर देंगे ड्राइंग्स 40,000 के थे, 40,000 ही हैं, तो दैट इज़ 5,15,000 ये परचेजेस हो गई। यहाँ पर सेल्स, इस पीरियड की जो भी सेल्स है क्वेश्चन में आपको मेंशन की है वो आपको लिखनी है। कितनी है वो, 11 लाख की सेल्स हो गई। अच्छा, कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन है क्या यहाँ पे? देखिए अगर क्वेश्चन में है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। वेजेस दिए हुए हैं तो टू वेजेस एंड अदर्स। कितनी दी है वेजेस हमको यहाँ पर, 3,05,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमसे कहा गया है दैट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट का 25% यानी कि 1/4, जबकि मेरे पास तो सेल्स हैं, जीपी तो सेल्स पे कैलकुलेट होता है। तो अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 होगा। मैंने आपको बताया था कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दीजिए, है ना, ऊपर वाली फिगर को नीचे वाले में ऐड कर दीजिए
तो 4 + 1 5 हो गया, ऊपर एज इट इज़ रहेगा तो 1/5 हो जाता है। फाइन, तो मेरा जीपी कितना हो जाएगा, आप बस यहाँ लिख दीजिए 1/5, यानी कि 1/5 का मतलब 20% हो गया ऑफ सेल्स, तो कितना हो जाता है 2,20,000 इट इज़। ये मेरा जीपी आ गया है, और अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा दैट वुड बी स्टॉक। आप इसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, है ना। और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ बैलेंसिंग फिगर। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप इधर के टोटल में से इसको माइनस करके जितना भी आ रहा है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। एक 40, एक 50, एक 60, एक 70, एक 80, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हो गया। स्टेप 1 का काम मेरा पूरा हो गया, है ना। आपको करने के बाद हमेशा बच्चों ध्यान रखना है, एक बार उसको फिर से चेक कर लेना है कि कहीं कोई फिगर हमने मिस ना कर दिया हो, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, और अगर एक वैल्यू भी हमसे गलत हो जाता है ना तो फिर हम आगे उसमें मिस्टेक्स करते चले जाते हैं, तो हमें इससे बचना है हर जगह, ठीक है। देन स्टेप 2 दैट इज़ लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि सैल्वेज स्टॉक है तो लॉस ऑफ स्टॉक अलग से कैलकुलेट करना होगा। तो नाउ स्टेप 2 में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन 30 जून 2018 कितना है, दैट इज़ 1,80,000। इसमें से लेस कर दीजिए सैल्वेज्ड, कितना है भाई, कितना इसने बचा लिया था, इसमें से सैल्वेज कर लिया था, इसने सैल्वेज कर लिया था 36,000, तो देखिए कितना आ गया 1,44,000, ये आया मेरा लॉस ऑफ स्टॉक। अब अमाउंट ऑफ क्लेम की मैं बात करती हूँ आपसे, क्या मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। हमें ये बताया गया है कि जितना स्टॉक था वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड था, है ना। अगर वो हमसे कहता कि इतना स्टॉक था जिसमें से केवल इतना ही किया है, यानी कि 2/1 दिस अपॉन दिस इनटू अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। देखिए उसने हमें इसमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम क्या मान लेंगे, जब हमें कुछ और मेंशन नहीं किया गया है तो हम यही मान लेंगे कि पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो पूरा इंश्योर्ड है और हम पूरे अमाउंट का क्लेम करेंगे। तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, और इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू 1,44,000 रुपी, ठीक है। और इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ, समझ आया। बस आपको 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, पहले में मेमोरेंडम ट्रेडिंग, दूसरे में लॉस ऑफ स्टॉक, तीसरे में इफ़ एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल then you have to apply it and you have to calculate amount of claim as per average clause, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, जो सेकंड स्टेप में आया दैट इज़ अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया सीधा सीधा, है ना। आप उसको स्टेप 3 ना लिखकर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम, और नीचे वर्किंग में दे दीजिए इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इट इज़ एज्यूम दैट होल अमाउंट इज़ इंश्योर्ड। बिना किसी सूचना के अभाव में माना गया है कि सारे के सारे स्टॉक का इंश्योरेंस किया गया है, और ऐसी कंडीशन में औसत वाक्य लागू नहीं होता, ठीक है। तो अब आप बच्चों से कीजिए, इसके एग्जाम्पल्स कीजिए, ये भी आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड अच्छी सी प्रॉब्लम्स लेंगे, जैसे कि पुअर सेलिंग लाइन की हम बात करते हैं, है ना। और इसमें ये है जैसे जीपी की रेट डायरेक्ट दी हुई थी, अब सपोज़ कीजिए इसकी जगह आपको 3 सालों का डिटेल दिया हो, 3 सालों की जीपी दी हो, पिछले 3 सालों का या 4 सालों का, तो आप उसका एवरेज ले लेंगे। जैसे 3 सालों का है तो तीनों का टोटल किया अपॉन 3 कर दिया, 4 सालों की जीपी है तो 4 का टोटल किया अपॉन 4 कर दिया, तो फिर उस कंडीशन में आप एवरेज ले लेते हैं, है ना। और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। इतना कंप्लीट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी ही, और फिर इस पर बेस्ड और प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।